14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 पुलवामा, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। उसमें कोई नहीं जानता था कि आज का दिन सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि इतिहास की एक ऐसी घटना बनेगा जिसे हर भारतीय कभी नहीं भूलेगा। तेज रफ्तार एसयूवी, जिसमें लगभग 300 किलोग्राम आरडीएक्स रखा गया था, उस बस से टकरा गई जिसमें 40 बहादुर जवान बैठे थे। एक बड़ा धमाका और सीआरपीएफ की बस्ती खत्म, 40 जवान शहीद और पूरा देश सदमे में। इस हमले ने न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि मानवीय संवेदनाओं की सीमा भी पार कर दी। कैसे एक बड़े सिस्टम की चूक में 40 परिवार के सपने टूट गए। नाइटिश राजपूत की वीडियो रिपोर्टिंग के मुताबिक यह हमला मंथ्स पहले से प्लानिंग में था। सीआरपीएफ, आईबी और लोकल कश्मीर पुलिस को मल्टीपल इंटेल इनपुट्स मिले थे, जिसमें अदिल अहमद दार ने खुद एक वीडियो में आत्मघाती हमले की घोषणा की थी। मगर पूछताछ रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि इन वार्निंग सिग्नल्स को गंभीरता से नहीं लिया गया। कॉन्वॉय लेंथ एसओपीज का उल्लंघन था, सिविलियन व्हीकल्स अलाउड थे और एरियल सर्वेलेंस एब्सेंट था। सीआरपीएफ इंक्वायरी ने बताया कि अतिरंजित कॉन्वॉय, पुअर कोऑर्डिनेशन और सिंगल पॉइंट फेलियर, यानी आदिल तक पहुंचने वाला आंतरिक नेटवर्क, इस त्रासदी के मुख्य कारण था। हमलावर आदिल अहमद दार पुलवामा का ही बेटा, जिसने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ने से पहले कोई ग्रेजुएट नहीं किया था। उसने ट्रेनिंग पाकिस्तान में प्राप्त की और उस कार में भराए गए विस्फोटक की मात्रा, संगठन की पहुंच और लॉजिस्टिक्स व्यापक नेटवर्क की गवाही देती है। जैश नेशनल कमांडर सैफुल्लाह मोहम्मद इस्माइल के निर्देश पीआर योजनाबद्ध हमला ऑर्केस्ट्रेट हुआ। भारत में एक्सप्लोसिव्स एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए आया। ये साबित करता है कि टेरर फाइनेंस और क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। बीबीसीएचएनसी 14 फरवरी को हुई घटना के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 जेट्स से पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर स्ट्राइक किया। भारत ने दावा किया कि 300 से 350 आतंकियों का केंद्र ध्वस्त हुआ, जबकि पाकिस्तान ने इसे डिनाई करते हुए कहा कि स्ट्राइक अनइनहैबिटेड एरिया पर किया गया। इसके बाद लोसी पर एरियल स्कर्मिशेस, माइक 21 डाउन, विंग कमांडर अभिनंदन का कैप्चर एंड रिलीज हुआ। राजनीति में मीडिया ने भी बंटवारा दिखाया। कुछ आउटलेट्स ने इसे मिलिट्री जीनियस माना, जबकि क्रिटिक्स ने इसे इलेक्टोरल मैनूवर कहते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस घटना के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक सैंक्शंस का सहारा लिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस रद्द किया, पाकिस्तानी गुड्स पर चुनिंदा कस्टम ड्यूटीज लगाई और यूएन में मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित करवाने की कोशिश तेज की गई। साथ ही एफएटीएफ के मंच से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने की इंटरनेशनल अपील की गई। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार इस घटना की कहानी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ग्लोबल मीडिया कवरेज और भारत का स्ट्रैटेजिक नैरेटिव मजबूत रहा। पुलवामा अटैक सिर्फ आतंकवाद की त्रासदी नहीं, यह ऑसोलेशन, फेलियर ऑफ सिस्टम्स और डिजिटल रेडिकलाइजेशन का प्रतिबिंब है। ये सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या हमने दोषियों को पक्का ठहराया? क्या फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन से ज्यादा साइकोलॉजिकल क्लोजर मिला? क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग में रिफॉर्म हुआ? ये सवाल सिर्फ एक आलोचना नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी की मांग है। कॉल टू एक्शन। दर्शकों से कहा जाए, ब्लाइंड आउटरीच मत फैलाओ, समझो, पढ़ो, क्रिटिसिज्म करो, लेकिन तैयारी के साथ। सिर्फ वक्त पर ट्वीट नहीं, वैलिडेटेड सोर्सेज पढ़ो, तभी हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। 14 फरवरी 2019 के उस खौफनाक हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने आधी रात के बाद मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान के खैबर पाख्तूनख्वा स्थित बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए थे। ये हमला सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक वैश्विक संदेश था। भारत आतंकवाद पर चुप नहीं रहेगा। लेकिन इसी हमले के दावों पर कई सवाल भी उठे। विपक्ष ने सबूत मांगे, मीडिया ने सैटेलाइट इमेज दिखाई और पाकिस्तानी सरकार ने कहा
कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सच्चाई इन दावों के बीच फंसी रह गई। क्या वाकई बालाकोट में आतंकी कैंप पूरी तरह खत्म हुए थे, या यह सिर्फ चुनावी माहौल को बदलने का एक माध्यम था? बालाकोट के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 विमान क्रैश हो गया और वह पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गए। पूरे देश में आक्रोश फूट पड़ा और इसी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। पर सवाल उठते हैं, क्या विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत की शक्ति से डरकर लौटाया, या फिर जिनेवा कन्वेंशन के अंतरराष्ट्रीय दबाव और डिप्लोमेटिक बैक चैनल बातचीत का असर था? इस घटना को भी सत्ता पक्ष ने भारत की जीत के रूप में प्रचारित किया, लेकिन असलियत शायद और जटिल थी। पुलवामा हमला और उसके बाद की घटनाएं एक ऐसे समय पर हुई जब भारत आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। भाजपा के प्रचार में बालाकोट स्ट्राइक और 56 इंच की छाती को खूब उछाला गया। प्रधानमंत्री खुद हर मंच पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बातें करते दिखे। क्या यह देशभक्ति थी या फिर शहीदों की शहादत को वोट में बदलने की रणनीति? विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई? क्यों CRPF जवानों को हवाई मार्ग की बजाय सड़क मार्ग से भेजा गया? और क्यों इंटेलिजेंस अलर्ट होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया? नाइटिश राजपूत जैसे यूट्यूबर्स और स्वतंत्र पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए कि आदिल अहमद दार, जो इस आत्मघाती हमले में शामिल था, पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में क्यों नहीं था? और एक सामान्य युवक इतना बड़ा हमला करने की योजना कैसे बना सकता था? क्या उसे किसी स्थानीय नेटवर्क ने सपोर्ट किया? क्या कुछ अंदरूनी लोग या संस्थागत लापरवाहियों ने उसे यह मौका दिया? या फिर पुलवामा की यह घटना एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसे जानबूझकर रोका नहीं गया ताकि उसका फायदा चुनावों में उठाया जा सके? NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई महीनों की जांच के बाद कहा कि यह हमला जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर किया गया और इसमें पाकिस्तान के नागरिकों की भी भूमिका थी। लेकिन आज तक कोई कोर्ट ट्रायल ऐसा नहीं हुआ जिससे जनता को स्पष्ट जानकारी मिले। आतंकवादियों के समर्थन में इस्तेमाल हुई RDX की मात्रा, उनकी लोकल सप्लाई और सुरक्षा एजेंसियों की चुप्पी, यह सब आज भी रहस्य है। NIA की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और जो रिपोर्ट सामने आई वह भी सवालों से ज्यादा जवाबों से भरी हुई नहीं थी।